नमस्कार, जय हिंद, जय तु भारतम। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पहला चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा शुरू करेंगे और इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। इसके लिए आप इन दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स WH NJA मैग्रो-हिल पब्लिकेशन की या इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स नाथन इदा स्प्रिंगर पब्लिकेशन। अच्छा, यानी शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी को हम राशि या मात्रा भी बोल सकते हैं। क्वांटिटी किसी चीज को डिस्क्राइब करने की प्रॉपर्टी हो सकती है, इसको हम कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी टू डिस्क्राइब, किसी चीज की व्याख्या करने के लिए, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि क्वांटिटी एक गुण हो सकता है जो किसी चीज का बोध कराता हो, किसी का बोध कराता हो या किसी के अस्तित्व को बताने के लिए इस्तेमाल होता हो। अस्तित्व बताने के लिए इस्तेमाल करना पड़े। जैसे कि उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नाम ले लेता हूं, राम सर। इनको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इनके बारे में क्या क्या आप गुण बता सकते हैं। इनकी हाइट एक गुण हो जाएगी, मेरा मास एक गुण हो जाएगा, मेरा एज एक गुण हो जाएगा, मेरा टेम्परेचर एक गुण हो जाएगा। अब इन चीजों को एग्जाम्पल के रूप में हम व्यक्त कैसे करेंगे। हाइट क्या हो सकती है, मेरी 6 फीट हाइट मान लेता हूँ। मास 60 किलोग्राम्स मान लेता हूँ। एज एक 30 ईयर्स कर देता हूँ। और टेम्परेचर अभी के वातावरण के हिसाब से मैं 37 डिग्री सेल्सियस बोल देता हूँ। तो मेरे गुण कौन कौन से हो गए। ये जो टेम्परेचर, हाइट, मास, एज है, ये सभी के सभी मेरे गुण हैं और इनको व्यक्त करने के लिए आपने इन चीजों का आवश्यकता करी। 6, 7, 30, 37 ये संख्याएं हैं और इन संख्या के साथ में ये सब चीजें जो हैं, ईयर्स, सेल्सियस, केजी, फीट, ये सभी के सभी यूनिट्स हैं। इस दोनों मिलके बन जाएंगी मात्रा। एक क्वांटिटी बताई जा रही है। हाइट की क्वांटिटी कितनी है, 6 फीट है। मास की क्वांटिटी कितनी है, 60 किलोग्राम है। एज की क्वांटिटी कितनी है, 30 ईयर्स। टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हाइट, मास, एज को कौन बता रहे हैं, ये मात्रा है। क्या बता रहे हैं, गुण के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से और भी गुण हो सकते हैं, जैसे कि किसी चीज का आपको चार्ज बताना है, किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज है, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, 20 माइक्रोकूलम से। एक संख्या यानी कि एक नंबर और एक यूनिट। उसी तरीके से नंबर ऑफ चेयर्स, किसी क्लासरूम में कितनी चेयर्स रखी गई हैं, एक नंबर से रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ 30। किसी चीज पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हो जाएगा 2 न्यूटन। 2 हो गया नंबर, 2 इसके यूनिट हो गई। ध्यान रखेंगे फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, यानी कि किधर लग रहा है फोर्स, किधर लग रहा है फोर्स। आपको धक्का दिया जा रहा है, आपको खींचा जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, आपको फैलाया जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। हम इसको थोड़ी देर में बात करते हैं। दूसरा गुण हो सकता है स्पीड। आप अपनी मोटरसाइकिल या कार किसी स्पीड से चला रहे हैं, वो हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 इसका नंबर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो प्रश्न ये आता है कि हम कितने तरीके के गुणों को डिफाइन करें, कितने तरीके क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाए। इस सिलेबस के अंतर्गत हम 2 प्रकार के क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, उनके नाम है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। आइए देखते हैं कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्क्रीन पे आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी। लेफ्ट में एक वजन मापने का टुकड़ा है जो 1 किलोग्राम का है और राइट में एक राम सर हैं जो कि एक धरती पे खड़े हैं।
अगर इस वजन मापने वाले टुकड़े को देखा जाए, जिसको हम वेट भी बोलते हैं, हालांकि ये मास नापने के काम आएगा, इसको हम लोग मास बोलेंगे, टुकड़ा बोलेंगे, आयरन पीस बोलेंगे इसको, आयरन पीस 1 kg। इस टुकड़े को आप धरती पे रखें, 10 मंजिली इमारत पे रखें, घर में रखें, घर से बाहर रखें, तो क्या इसके भार में कोई परिवर्तन महसूस होगा आपको? नहीं जी, ये सेम रहने वाला होगा। इसको व्यक्त करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो सिर्फ एक रियल नंबर की। वो क्या रहेगा? 1 और इसके साथ में यूनिट किलोग्राम। आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ी? सिर्फ इस पे हम फोकस करेंगे कि नंबर की आवश्यकता पड़ी आपको। वो नंबर कितने गुना है, तो उसके लिए हम इसका इकाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि यूनिट रहेगा। इस पे हम बाद में फोकस करेंगे। दूसरी तरफ आपके पास राम सर हैं, जो धरती पर खड़े हैं। राम सर को धरती नीचे खींच रही है इस फोर्स से, जो कि अभी है 600 न्यूटन का, जो अर्थ की सेंटर की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ये ऊपर नहीं लग रहा है, ये लेफ्ट में नहीं लग रहा है, ये राइट में नहीं लग रहा है, धरती के सेंटर की तरफ ही ये फोर्स लग रहा है। तो क्या इस 600 न्यूटन की दिशा बदल देने से कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। अगर यही फोर्स राम सर को ऊपर की तरफ लगा दिया जाता, तो राम सर हवा में उड़ जाएंगे, रॉकेट बन जाने वाले हैं यहाँ पे शायद। ये फोर्स लेफ्ट में लगता तो टेंजेंशियली कहीं पे निकल जाएंगे। तो जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें दिशा बहुत जरूरी होगी। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपके पास एक घर है, आपको अपने घर के अंदर एक छोटे से टेबल को घर में के अंदर ले जाने का है। आप फोर्स किधर लगाएंगे? घर की तरफ लगाएंगे अगर, तो घर में अंदर टेबल जाएगा, यानी टेबल के पोजीशन पे फर्क पड़ेगा अगर दिशा ब्लैक से रिप्रेजेंट करी जाए तो। और अगर आपने दिशा ब्लू से रिप्रेजेंट कर दी है तो टेबल घर से बाहर रह जाएगा। यानी कि जो आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायरेक्शन को हम बोलेंगे दिशा। दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि जो फोर्स लग रहा था उसको व्यक्त करने के लिए, उसके अस्तित्व को बताने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला जो था वो 600 न्यूटन था, उसकी एक संख्या थी, एक नंबर था। और दूसरा आपको जरूरत पड़ी उसके डायरेक्शन की, उसके दिशा बताने की। ये बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हम अगर पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक जाना चाहते हैं, मैं ब्लू कलर का ये पाथ फॉलो करता हूं। इस पाथ से मैं गया तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मान लेता हूं। मैं 8 किलोमीटर की दूरी तय करी, राम सर ने ट्रेवल किया। तो ए से बी की दूरी, राम सर ने जो ट्रेवल, ए से बी गए, ध्यान रखेंगे इसमें हुआ 8 किलोमीटर। सुबह सुबह आप जॉगिंग के लिए भी जा सकते होंगे। सपोज में ए से निकल के अपने दोस्त के बी के घर गया, ए मेरा घर है, बी मेरा ऑफिस है, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या ये दूरी बदल जाने वाली है अगर बी से ए की तरफ जाएंगे? नहीं भी, सेम रहने वाली है। यानी कि अगर हम वापस लिखें, बी से ए की दूरी वो भी हो रह जाएगा 8 किलोमीटर। दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ए से आगे पीछे जाने वाली बी का जो डिस्टेंस रहने वाला है हमारे पास में, डिस्टेंस इट इज फिक्स्ड 8 किलोमीटर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहीं पे कहा जाए कि ए से राम सर ने एक बाण चलाया जो बी पे जाके किसी बंदे को लगा, उस बाण की दिशा ए से बी की तरफ ही होगी, जो मैं एक मोटे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा हूं। इस दिशा में बाण चलाया जाएगा। अगर इस बाण की दिशा बदल दी जाएगी तो किसी दूसरे को नुकसान पहुंच सकता होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि बाण ए से बी डायरेक्शन में ही चला जाएगा। एरो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन आप यही देखिए कि अगर ए से बी आने में ब्लू वाला रास्ता तय किया गया तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ी है। तो ए से बी डायरेक्ट जो एरो जाएगी वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जाएगी। एरो का डिस्टेंस डायरेक्ट पास में ही रहेगा।
मैं इसका डिस्टेंस मान लेता हूं कि ये 3 किलोमीटर का रहा। तो अब रिप्रेजेंट करें एरो कैसे गई, तो ए से बी, ए टू बी वो हो गया मेरे को 3 किलोमीटर। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए से बी की तरफ ही वो गया था। लेकिन अगर बी टू ए कहा जाए तो यूनिट भले ही 3 किलोमीटर रहे, लेकिन अब मरेगा कोई दूसरा व्यक्ति। पहले बी वाला मर रहा था, अब ए वाला मर जाएगा। तो एरो की दिशा बदल देने से क्या आउटपुट में फर्क पड़ा? हाँ जी पड़ा। पहले बी वाले तो एरो पहुंच रही थी, अब ए वाले को एरो लगेगी। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज हो गई, डिस्टेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही नंबर की आवश्यकता पड़ रही है, और एक दूसरी क्वांटिटी है जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन भी बोलते हैं। जैसे दूरी है डिस्टेंस, विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ी, एक हो गया नंबर और दूसरा हो गया डायरेक्शन। तो हमारे पास ऐसी दो क्वांटिटीज उभर के आ रही हैं, जिसमें एक में हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर की आवश्यकता पड़ रही है और दूसरे में हमें एक नंबर और डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ रही है। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था, यहाँ पे वेट है या मास, इसको बोलेंगे, वेट नहीं बोलेंगे, मास ही बोलेंगे। इस मास को आप कहीं भी लेके जाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस डायरेक्शन फोर्स में फर्क पड़ जाएगा। धरती के नीचे लग रहा है, धरती के ऊपर। दो प्रकार की क्वांटिटीज निकल के आ रही हैं। उन्हीं दो क्वांटिटीज को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके देखें अगर, तो कैसे है यहाँ पे हमारे पास में एक हो जाएगी डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी या अदिश संख्या या अदिश गुण या अदिश राशि। दूसरी हो जाएगी वेक्टर, जिसको हिंदी में बोलेंगे सदिश राशि। इस बात का ध्यान रखेंगे हम अभी आगे। तो स्केलर क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके अस्तित्व को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक संख्या चाहिए। जैसे कि चार्ज कितना है, तो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, या फिर तापमान कितना है, तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वजन कितना है आपका, या आपके अंदर भार कितना है, अब 60 किलोग्राम के। वहीं पे दूसरी संख्या है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके अस्तित्व को बताने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला उसका मैग्नीट्यूड रहेगा और दूसरा उसका डायरेक्शन रहेगा। जैसे कि फोर्स, कुर्सी पे फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट लग रहा है, राइट लग रहा है। लेफ्ट लगाएंगे तो कुर्सी लेफ्ट में जाएगी, वही फोर्स राइट में लगा देंगे कुर्सी राइट में चली जाएगी। तो फोर्स को रिप्रेजेंट जैसे कि 2 न्यूटन कह रहे हैं, तो अपवर्ड्स 2 न्यूटन, डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, DOWN डाउनवर्ड्स। तो इस पे डायरेक्शन पे भी फर्क पड़े। वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में एक स्क्रॉल जुड़ा हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अलग से लिखा गया, ध्यान रखेंगे कि वेक्टर मस्ट ऑलवेज फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो उसको वेक्टर नहीं कह देंगे। वेक्टर होने के लिए उसको तीसरा नियम वेक्टर एडिशन रूल का पालन करना ही पड़ेगा। बट इन जनरल कोई पूछे तो आप बोल सकते होंगे स्केलर वो क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी, और वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वांटिटीज हैं जो स्केलर और वेक्टर में क्लासिफाई हम कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि डिस्टेंस, दूरी। सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए गए, आप घर का चक्कर काटे 5 किलोमीटर या पड़ोसी के घर का चक्कर काटे 5 मीटर, आपकी जॉगिंग उतनी ही होने वाली है, आपको थकावट उतनी ही होगी। लेकिन हाँ, आप घर से निकले ऑफिस तक पहुंचने के लिए A से B तक में, तो आप ऑफिस ही पहुंचेंगे। उल्टे दिशा में चले जाएंगे, सपोज दैट आपका ऑफिस नॉर्थ दिशा में, तो आपको नॉर्थ में ही जाना होगा। साउथ में चले जाएंगे तो किसी दूसरे के घर भी पहुंच सकते होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डायरेक्शन के साथ रहेगा। उसी तरीके से स्पीड है, आप मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में चलाएं, दक्षिण दिशा में चलाएं, अहमदाबाद से गांधीनगर जाने के लिए चलाएं, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए चलाएं, आपकी स्पीड उतनी रहेगी। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, किसी खास जगह के जाने के लिए आपकी जो स्पीड होगी डायरेक्शन के साथ वाली, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी।
मास का एग्जाम्पल हमने अभी देखा, जैसे कि एक बात था, एक 1 किलोग्राम का टुकड़ा था, वजन 600 न्यूटन, धरती की तरफ फोर्स लग रहा था, तो फोर्स और वेट हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज होंगे, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्क डन, आप अपने पीठ पे 50 किलो का वजन लेके आप आगे जाएं या पीछे जाएं, आप थकावट उतनी ही होने वाली, आप उतना ही काम करने वाले हैं, तो काम भी दिशा से रिप्रेजेंटेड नहीं होता है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी वही चीज हो जाएगी। पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, टाइम, ये सारी की सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनके अस्तित्व को बताने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, ओनली वन मैग्नीट्यूड या एक रियल नंबर चाहिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड को बताने के लिए भी आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो उससे दूर जाता है, नेगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ है। यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली ये है कि जो हमने करंट लिखा है, ये करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड भी है, जैसे कि हम 10 एम्पियर लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, साथ ही साथ इसका एक डायरेक्शन भी होता है, ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे जाएगा, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज यानी कि करंट फ्लो करेगा। तो क्या ये वेक्टर नहीं हुआ? नहीं, ये वेक्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। करंट डज नॉट फॉलोज वेक्टर एडिशन रूल। करंट डज नॉट फॉलो vector addition rule. Therefore, current is not a vector. Therefore, current is not a vector. Current vector नहीं होगा इसी कारण से, क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा। आगे एक और कंसेप्ट देखते हैं, फील्ड का। फील्ड क्या चीज है? फील्ड एक प्रभाव क्षेत्र है, एक अधिकार क्षेत्र है, जहां तक असर हो सकता है। असर क्या क्षेत्र है बताता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड लेते हैं धरती का, तो धरती के नजदीक रहेंगे तो ज्यादा ताकत से धरती अपनी सेंटर में खींचेगी, दूर जाएंगे तो थोड़े कम ताकत से खींचेगी। तो इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अगर एरो बनाता हूं, तो जहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा वो प्रभाव क्षेत्र इसका फील्ड कहलाएगा। आप इस ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट एक मैथमेटिकल इक्वेशन से भी कर सकते हैं। तो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे पढ़ने वाले वेक्टर को, यानी कि वेक्टर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स धरती की तरफ रहेगा, डायरेक्शन बदलेगा नहीं, तो डायरेक्शन फिक्स हो गया धरती के सेंटर की तरफ, इसलिए फोर्स हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन का हम सहारा लेंगे वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड। चंद्रमा का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, धरती का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड, हम दूसरा एक फील्ड और देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा होगा, Fe आयरन का पीस है ये, इसको एक तरफ से हीट किया जा रहा है, तो क्या होगा कि तापमान जो होगा यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा और यहाँ पे टेम्परेचर का असर कम रहेगा। यानी कि अगर टेम्परेचर लिखने जाऊं तो यहाँ अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर का जो इक्वेशन आप लिखेंगे, किस प्रकार से इसका हीट फ्लो होगा, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर कैसे जाएगा इसका, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका प्रभाव क्षेत्र जो होगा वो कहलाएगा कि स्केलर फील्ड, क्योंकि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो फील्ड यानी कि प्रभाव क्षेत्र वेक्टर का भी हो सकता है और स्केलर का भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले जो एरोज हैं उसके फील्ड को बता रहे हैं। यहाँ पे असर ज्यादा है, थोड़े दूर पे गए थोड़ा असर कम हुआ, थोड़ा और दूर चले गए तो असर कम हो गया। तो यहाँ तक इसका एक फील्ड है। स्पेस में जहां तक आप इसकी इक्वेशन को लिख रहे हैं वहां तक इसका अधिकार क्षेत्र यानी कि फील्ड रहेगा। फील्ड यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं या फिर इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से भी समझ सकते हैं। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, कहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहेगा। राइट साइड में एक और दिखाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें करंट कैरिंग वायर्स हैं, इसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है।
और करंट फ्लो कराने से इसमें फील्ड लाइंस बन रहे हैं। फील्ड लाइंस पे नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देंगी कुछ सर्कुलर पाथ लेके फॉलो कर रही है, यहाँ पे ये फॉलो कर। तो जहां तक इसका प्रभाव क्षेत्र, यहाँ पे जैसे देखे तो अधिकार क्षेत्र यानी कि प्रभाव क्षेत्र यहाँ पे इसका नहीं रहा था, यहाँ पे असर ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये क्या किया गया था कि एक सोलेनॉइड में करंट पास किया गया था और आयरन के टुकड़ों को, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं इनको, आयरन फिलिंग्स या आयरन पाउडर बोल रहे हैं, लोहे के टुकड़े को डाला गया था। तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बिखर गई थी, उसके हिसाब से ओरिएंट हो गई, तो हमें दिखाई दे रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या वेक्टर फील्ड लाइंस हमें दिखाई नहीं देती है, उनके असर को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम आंखों से फील्ड लाइंस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके असर को हम देख पा रहे हैं जो आयरन फिलिंग्स पे लगाई जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पे आयरन पार्टिकल्स ओरिएंट हो गए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, ये भी एक वेक्टर फील्ड कहलाएगा, वेक्टर फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई या मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण इरांट हुई। अगर डेफिनेशन से हम नजर डालें तो स्केलर क्वांटिटीज क्या हो जाएंगे। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी इज स्केलर, ये डेफिनेशन याद रखेंगे दोस्त, आपके एग्जामिनेशन के लिए भी यूज हो जाएंगे और आगे भी कई एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। और डेफिनेशन याद रहेंगे तो आपको क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करने में सहूलियत रहेगी। स्केलर से शुरुआत करते हैं। ए क्वांटिटी इज स्केलर इफ इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एट एनी लोकेशन इन स्पेस, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होगा, एक नंबर होगा, एक नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनी लोकेशन इन स्पेस फॉर ए गिवन टाइम। आगे कहा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल रियल नंबर, एक ही नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि चार्ज है तो आप बता सकते हैं कि 20 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया, मास क्या हो गया 60 किलोग्राम का मास, सिर्फ एक संख्या ही चाहिए, हाँ साथ में यूनिट भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी रहेगा और दिशा भी रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। इन स्पेस एट एनी पॉइंट फॉर ए गिवन टाइम, इस बात का नजर रहेगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, ए से बी जाने वाली एरो, अगर एरो ए से चला है तो बी को लगेगा, बी से चलेगा तो ए को लग जाएगा, फर्क पड़ेगा दिशा बदलने। फोर्स, अगर आप घर के अंदर की तरफ धक्का लगाएंगे तो कुर्सी घर के अंदर जाएगी, बाहर लगाएंगे कुर्सी बाहर चली जाएगी। तो फोर्स की दिशा बदलने से आउटपुट में फर्क पड़ेगा, इसके अस्तित्व पे फर्क पड़ेगा। फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। ए फील्ड में बी डिफाइंड एज मैथमेटिकली एज ए फंक्शन ऑफ ए सेट ऑफ वेरिएबल्स इन ए गिवन स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन का आप सहारा लेते हैं वो उसके फील्ड के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, वही उसका फील्ड का डेफिनेशन है। आसान भाषा में कही जाए तो फील्ड इज ए डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, स्केलर क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, समय पे आधारित क्वांटिटी, टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, समय से अनप्रभावित क्वांटिटी जैसे कि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाए। इन सभी का जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा ये एक स्पेस में किस प्रकार से एक्शन लेंगे, किस प्रकार से इनका विस्तार किया गया, कहां तक इसका असर रहेगा, वो बताने का काम फील्ड करती है। उम्मीद है यहां तक आपके सारे डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे, स्केलर का, वेक्टर का और फील्ड का। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को ही लेते हुए वेक्टर में कंसेप्ट आएगा पैरेलल शिफ्टिंग का। पैरेलल यानी कि अगर कोई लाइन, डॉटेड लाइन ऐसे बताई गई है तो इसके पैरेलल लाइन नीचे में बना सकता हूं। तो अगर कोई वेक्टर में रिप्रेजेंट करता हूं, इस दिशा में जाने वाला एक वेक्टर है और इसका मान भी मैं बता देता हूं कि 5 इकाई 5 यूनिट का ये वेक्टर रहा। तो नीचे अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर बनाता हूं ब्लू कलर से, उसका भी इकाई सेम रहेगा, वो भी 5 यूनिट का रहेगा, दिशा भी सेम, मान भी सेम। तो मैं बोल सकता हूँ कि ब्लैक वाला जो वेक्टर x था वो ब्लू वाले वेक्टर y जैसा ही होगा, यानी कि x को y के बदले इंटरचेंज किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैरेलल शिफ्टिंग होना जरूरी, आड़ा तिरछा चेंज नहीं करेंगे, यानी कि x से y में इस डायरेक्शन में नहीं लाएंगे, आपको लाना होगा उसी पैरेलल लाइन पे ही, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स किया जाएगा तो वेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। व्हेनेवर इट इज डिस्प्लेस्ड एनीवेयर, जब भी इसका विस्थापन, इसको डिस्प्लेस किया जाएगा कहीं भी इन स्पेस,
प्रोवाइडेड, क्या शर्त रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि 5 पहले था तो 5 बाद में भी आ गया, एंड डायरेक्शन, दिशा बदलेगी नहीं, डू नॉट चेंज। हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि वेक्टर का कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है उसका, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि पोजीशन वेक्टर बिल्कुल ही एक नई चीज होती है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, जो कि स्पेस में किसी पॉइंट का लोकेशन बताती है, वो चेंज नहीं होने देंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली अगर शिफ्ट कर दिया जाए, वेक्टर नंबर x यहाँ पे ये है, तो उसको पैरेलली यहाँ पे x डैश में लेके आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि वेक्टर एडिशन में ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। वेक्टर ADDITION, वेक्टर एडिशन है। वेक्टर अलजेब्रा जब करेंगे तो वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे ये कंसेप्ट काम आएगा, इंपॉर्टेंट बेस कंसेप्ट है ये। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा उसका अक्षर बड़ा कर देंगे नॉर्मल अक्षर के मुकाबले। जैसे कि मुझे बोलना पड़ा कि अगर मैं A से B जा रहा था तो दूरी जो तय की, मेरा जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं बोलूंगा कि A इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। मैं गया A से कहीं भी गया हूँ, B तक गया हूँ, तो डिस्टेंस का नाम मैं A बोल रहा हूँ। लेकिन अगर इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना होगा तो 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं इसको बोल्ड में रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसे A इज इक्वल टू 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। दूसरा तरीका ये है कि इतना बोल्ड ना करते, क्योंकि हर बार आप बोल्ड अक्षर नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, आप उसके ऊपर में एक तीर बना दीजिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हो जाएगा, या कुछ लोग जस्ट एक बार भी रख देते हैं। ज्यादातर बुक्स में, किताबों में ये ऊपर वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड अक्षर को कर देते हैं, तो प्रिंटिंग में उनको सहूलियत रहती है। लेकिन हम जब बुक में हम जब किताबों में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, या जो भी लेक्चर के दौरान होगा, इसी एरो वाले डायरेक्शन का हम इस्तेमाल करें। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होगा तो किसी लेटर के ऊपर में हम, किसी अक्षर के ऊपर में हम एरो बना दें। एक बात का ध्यान ये रखना है दोस्त कि हो सकता है कि वेक्टर असल दिशा में ऊपर जा रहा हो, जैसे कि सेंटर पॉइंट से ईस्ट में भी कोई जाएगा, बंदा राम ईस्ट में जा रहा है, इलेश नाम का कोई बंदा नॉर्थ में जा रहा है, कविशा नाम की कोई बंदी वेस्ट में जा रही है, और जय नाम का कोई बंदा साउथ में जा रहा है। तो सभी को अगर रिप्रेजेंट करना होगा अगर मुझे, तो राम के ऊपर भी वेक्टर लिखना होगा तो भी एरो ऐसे ही जाएगा। इलेश के ऊपर भी वेक्टर लिखना होगा, कैपिटल आई ले लेता हूँ, ज्यादातर वेक्टर्स को कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर वेक्टर ये रहेगा। इलेश यानी आई के ऊपर वेक्टर ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत तरीका रहेगा। कविशा के ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो तो भी एरो ऐसे रहेगा, कविशा के ऊपर वेक्टर यूं रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये गलत तरीका रहेगा। जय के ऊपर वेक्टर यही रहेगा, जय के ऊपर वेक्टर नीचे की तरफ नहीं होगा, तो ये तरीके गलत रहेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। जैसे कि आपको कोई संख्या रिप्रेजेंट करनी, 5 रिप्रेजेंट करना है, 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पाषाण युग में लिखेंगे तो 1 2 3 4 और से 5 काट देते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो 5 यूं लिख देंगे। ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन हैं, व्यक्तित्व को बता रहे हैं कि ये कैसा है। उसी तरीके से आर के ऊपर ये जो एरो है ये बता रहा है कि आर एक वेक्टर है, उसकी दिशा क्या होगी वो बाद के आगे की डिस्क्रिप्शन में बता दी जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, भूल नहीं करेंगे। किसी अक्षर के ऊपर में एरो उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर। अब जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने 5 किलोमीटर की जॉगिंग करी, तो 5 क्या है, उस इकाई का मल्टीप्लीकेशन है, किलोमीटर यानी कि मीटर आप पहले ने डिफाइन कर रखे, यानी कि 5000 मीटर। मीटर को आपने डिफाइन पहले किया हुआ है। मैं बोलूं कि किसी चीज का वजन 5 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को आपने पहले डिफाइन किया हुआ है। मैं बोलूं कि 5 सेकंड में ये काम करना है, तो सेकंड आपने पहले डिफाइन किया हुआ है। तो ये सारे के सारे चीजें स्केलर थी, तो स्केलर के यूनिट्स को आपने डिफाइन किया, जिसको हम बोलते थे सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम्स फॉर मेजरमेंट्स में आपने डिफाइन किया। लेकिन जब वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के भी यूनिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेक्टर में होता क्या क्या चीज है, वेक्टर में होता है उसका मैग्नीट्यूड और होता है उसका डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए मैं
ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गया। तो मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर को मैंने पहले ही बोला कैपिटल लेटर उसके ऊपर तीर बना के रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसे है? तो आई एम गोइंग 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में गया। 5 किलोमीटर क्या है? ये 5 उसका मैग्नीट्यूड है, तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताया जाए तो हो जाएगा 5 किलोमीटर। और वेक्टर ए के डायरेक्शन को कैसे बताएं? तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटे अक्षरों का यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप बड़े अक्षर का भी कर सकते हैं। बोल्ड के ऊपर यानी कि स्मॉल लेटर के ऊपर एक एरो बना दे तो भी हो सकता है, उस स्मॉल लेटर को बोल्ड कर दें, या उसके ऊपर एक टोपी बना दें। हम ज्यादातर कैप का इस्तेमाल करेंगे। आप कैपिटल लेटर के ऊपर भी टोपी बना दीजिए या छोटे लेटर के ऊपर टोपी बना दीजिए, ये हो जाएगा ईस्ट। और ईस्ट क्या? यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 किलोमीटर ईस्ट लिख देते हैं, 1 किलोमीटर इन ईस्ट या 1 यूनिट इन ईस्ट। 1 आया कैसे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह सकते होंगे, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए हम लिखेंगे जो वेक्टर है वो वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, उसमें उसके मान से, उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास था 5 किलोमीटर इन ईस्ट डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर, उसका मान तो हमें मिल जाएगा 1 किलोमीटर इन ईस्ट। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को बता रहा होता है। आगे के सिलेबसेस में जब हम देखेंगे हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे ये यूनिट वेक्टर निकालना या उसको कैलकुलेट करना बहुत बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। जिस प्रकार से किसी स्केलर के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए हम इकाई यानी कि इसे एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस इकाई को बताने के लिए, उसकी यूनिटी को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर का। क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसको हम नाम यूनिट वेक्टर देते हैं। उम्मीद है आपको वेक्टर, स्केलर, फील्ड और यूनिट वेक्टर तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम समरी में देखते हैं कि समरी क्या है। तो स्केलर एक क्वांटिटी है जिसमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और एक सिंगल नंबर से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाँ यूनिट रहेगा। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों चीजें होती हैं, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। हाँ, उसको वेक्टर एडिशन रूल का पालन करना बहुत जरूरी हो जाए। वेक्टर एडिशन रूल को हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत वेक्टर पहले पढ़ा होगा 12वीं क्लास में, वो लोग जानते होंगे कि अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, यानी कि पॉइंट नंबर एक्स से पॉइंट नंबर वाई पे जाने की दूरी, फिर वाई से बी पर, वाई से जेड तक गया, वो मैं बोलता हूँ बी वेक्टर हो गया। तो जो रिजल्टेंट होगा, जो निष्कर्ष होगा एक्स से जेड तक, वो हो जाएगा ए का जोड़ और बी का जोड़। करंट इस नियम का पालन नहीं करता है और इसी नियम को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन रूल। हम आगे के यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिटेल में डिस्कशन करें। तीसरा कंसेप्ट हमारे पास था फील्ड का। फील्ड क्या है? तो फील्ड जो है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बताता है या फिर एक मैथमेटिकल फंक्शन को बताता है जो वेक्टर या स्केलर की संज्ञान को, उसके मात्रा को, उसके वजन को उस फील्ड में बता रहा होता है कि क्या क्या असर पड़े। उम्मीद है यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन का, जो कि हमने अभी देखा ट्रायंगल ऑफ एडिशन का, वेक्टर एडिशन का देखेंगे। और साथ ही साथ दो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रहेंगे हमारे पास में, डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीकों से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, यानी वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी होगा, तो एक डॉट प्रोडक्ट भी होता है और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इन चीजों को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय तु भारत।